हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम ही है रेनफॉल, मतलब बारिश। तो इसमें समझने वाली क्या बात है, आज हम लोग ये समझेंगे कि बारिश कैसे होती है और बारिश कितने टाइप की होती है। ये सिंपल सा ज्योग्राफी का टॉपिक है जो हम लोग सबको जानना चाहिए। बच्चे लोग को तो ये पता होना चाहिए कि भाई बारिश कैसे होती है। बहुत बार इससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि इस टाइप का अगर हो तो वो कौन सी बारिश होती है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बारिश है तो बिना वाटर साइकिल का तो टॉपिक पूरा हो ही नहीं सकता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दिस साइकिल बिगेन्स एट सी वेयर वाटर इज वार्म्ड बाय सन एंड दिस कॉजेज द इवापोरेशन। वाटर साइकिल है तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन बिल्कुल होगा। तो इवापोरेशन का मतलब होता है इट इज़ द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। क्योंकि इस अर्थ में हीट का एकमात्र स्रोत, नेचुरल स्रोत है, वो है हमारा सन। This causes the evaporation of seawater, and thus seawater turns to water vapor and then steam. This vapor rises at hot air and tends to be light. This water vapor rises up because hot air tends to be light, क्योंकि गर्म हवा हल्का होता है, वो ऊपर जाता है और ऊपर जाने लगता है। With the height, water vapor become cooler, and this cooling causes the water vapor to condense as it cannot store water droplets. जैसे वो ऊपर चला जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर के बहुत ऊंचे तक चला जाता है और वहाँ पर ट्रोपोस्फेयर तक ही रहता है, उसके बाहर नहीं निकलता है। ट्रोपोस्फेयर के अंडर एकदम सबसे ऊपर लेवल में पहुँचने के बाद वो फिर कंडेंस होने लगता है, क्योंकि उस हाइट में वो तब तक सारा गर्मी लूज कर चुका होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द वाटर वेपर कंडेंस क्लाउड्स आर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन बनता है भाई क्लाउड कैसे बनता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जब भी वाटर वेपर कंडेंस करता है, जमता है, तब क्लाउड्स बनता है। दिस क्लाउड रिसीव्स मोर एंड मोर वेपर अंटिल इट कैन नॉट स्टोर एनी मोर। तो ये जो बारिश होता है, ये जो बादल होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर को स्टोर करते हैं और एक समय हो जाता है कि वो और वाटर वेपर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो उस पीरियड को हम लोग सैचुरेशन कहते हैं। दैट मीन्स वो अब सैचुरेशन पीरियड में आ गया है। दिस इज द सैचुरेशन ऑफ द क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। प्रेसिपिटेशन का एक डेफिनेशन है भाई, है क्या प्रेसिपिटेशन, हम लोग बार बार सुनते हैं। तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन ऐसा है कि आसमान से पानी अलग अलग रूप में जो धरती पर आता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चाहे वो बारिश के रूप में आए, ओले के रूप में आए, हेल, चाहे किसी भी रूप में आए, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। बेस्ड ऑन द टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन हैज़ इट्स ओन फॉर्म। याद रखिएगा, टेम्परेचर के हिसाब से प्रेसिपिटेशन का अलग अलग रूप होता है। तो वो रूप है, मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, स्नो, रेन, स्लीट, हेल। तो ये दिखेगा कि स्नो जो होता है बिल्कुल फूल टाइप का, हल्का हल्का उड़ता हुआ बर्फ का, मतलब रुई टाइप का होता है। रेन मतलब बारिश हो गया। स्लीट मतलब ये जो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो स्लीट होता है। और अल्टीमेटली हेल, इसको ओलावृष्टि कहते हैं, ओला भी कहते हैं, ये नुकसान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिपिटेशन इज अ टाइप ऑफ वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द स्काई आदर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेन, स्लीट और हेल। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। अगर डेफिनेशन मिले तो आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा वाटर साइकिल का एक टॉपिक, एक लाइन बाकी रह गया था कि दिस रेन फ्लोज into the river and streams, and these river and streams again bring the water back to the sea where the cycle begin। मतलब यहाँ पर जो मैंने वाटर साइकिल को दिखाने की कोशिश की है कि समझिए समुद्र के पानी से इवापोरेशन हुआ, समुद्र ही नहीं, नदी, समुद्र, कुआं, तालाब, वॉटेवर जितने भी वाटर के सोर्सेस हैं उन सभी में से सनलाइट के प्रेजेंस में इवापोरेशन होता है। तो इवापोरेट होने से पानी वेपर में कन्वर्ट होता है और वो ऊपर चला जाता है। आसमान के ऊपर जाकर वो फिर कंडेंस होकर क्लाउड बनता है। और जब ये क्लाउड मैच्योर हो जाते हैं
फिर ये और पानी जब स्टोर नहीं कर पाता तो बारिश के रूप में फिर से ये धरती पर आता है। और इस तरीके से चाहे नदी में गिरे, तालाब में गिरे, कहीं भी गिरने के बाद, नदी में अगर गिरता है, अगर मूविंग वाटर सोर्स में गिरता है तो धीरे धीरे नदी भी समुद्र में ही मिलती है और अल्टीमेटली फिर से ये वाटर साइकिल कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। नेचर में दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो बेसिकली बारिश तीन तरह का होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल, थर्ड होता है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। बहुत सारे बच्चों लोग को हिंदी में माने हिंदी वर्ड भी जानना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो कन्वेक्शनल को कहते हैं संवहनीय वर्षा, एंड रिलीफ को कहते हैं पर्वतीकृत वर्षा, और साइक्लोनिक को कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। तो ये तीन टाइप का ही रेनफॉल होता है बेसिकली, और इन तीनों टाइप को याद रखिएगा, कन्वेक्शनल, रिलीफ और साइक्लोनिक। हम लोग अभी देखेंगे कि नेक्स्ट ये रेनफॉल जो होता है इनके पीछे क्या कारण है रेनफॉल का। तो फर्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शनल रेनफॉल। बेसिकली थोड़ा सा समझेंगे। एयर ऑन गेटिंग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइज इन कन्वेक्शनल करंट। जाहिर सी बात है, एयर लेयर में फ्लो करता है, साथ ही साथ वाटर भी लेयर में फ्लो करता है। तो जब भी जो गर्म होगा वो लेयर ऊपर उठता है, और उसकी जगह पर ठंडा वाला लेयर, जैसे मान लीजिए ऐसे ज़मीन के पास जो हवा है, सनलाइट की वजह से ये लेयर पहले गर्म होगा, ये लेयर गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, तो बाकी जो इधर का एयर का लेयर है जो इससे कम टेम्परेचर मतलब ठंडा है, ये इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि जगह खाली नहीं छोड़ सकता है। और इसके चलते एक कन्वेक्शनल करंट बनता है। ये पानी में भी होता है। पानी जब गर्म करते हैं तो नीचे का लेयर ऊपर उठ जाता है, ऊपर का लेयर फिर नीचे आता है, और इसी के चलते दिखता है कि पानी गर्म करने के बाद पानी के अंदर हलचल होता है, क्योंकि गर्म पानी कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। तो वो कन्वेक्शनल करंट के चलते होता है, और वो कन्वेक्शनल करंट इसलिए होता है ड्यू टू द कंटिन्यूअस हीटिंग। चलिए, एज द एयर राइजेज अप इट एक्सपेंड्स एंड ड्रॉप्स द टेम्परेचर एंड सब्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो बिल्कुल टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है और वो कंडेंसेशन करना शुरू कर देता है, कंडेंस करना शुरू कर देता है, एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्लाउड्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके ऊपर ब्रीफली एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर दूंगा। अभी आप लोग सिर्फ जान के रखिए कि ये क्यूमुलस क्लाउड बनता है, and heavy rainfall with lightning and thunder occurs and does not last long। कन्वेक्शन रेनफॉल लंबा नहीं हो सकता है। झाड़ के बारिश होती है जिसमें बिजली भी चमकता है, थंडरिंग भी होती है, बस अचानक से इसमें तेज हवा वगैरह कुछ नहीं चलेगा, बस अचानक से झाड़ के बारिश हो गया, बारिश थोड़ी देर तक ही चला मगर बहुत मूसलाधार बारिश हो गई। सच रेन इज यूजुअली इन द समर और द हॉटर पार्ट ऑफ द डे। ये बेसिकली जब गर्म समय होता है, गर्म दिन होता है, वो सबसे गर्म टाइम पर होता है। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल याद रखिएगा। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल जनरली टेक्स प्लेस इन द इक्वेटोरियल रीजन। ये इक्वेटोरियल रीजन में ही इस टाइप का रेनफॉल ज़्यादातर होता है, एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये हमारे अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले पार्ट में, अर्थ को अगर इस तरीके से इक्वेटर से बांटेंगे, अर्थ को अगर हम लोग इक्वेटर से बांटेंगे तो नॉर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर बनेगा। सॉरी, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। अर्थ को अगर ऐसे बांटते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर होता है। तो ये बेसिकली कन्वेक्शन रेनफॉल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले हिस्से में ही ज़्यादातर होता है, and this rainfall is usually associated with hail and grapple। तो हेल और ग्रैपल के बारे में थोड़ा सा मैंने दिखाया कि ये हेल और ग्रैपल होता क्या है। ये अलग अलग बर्फ का रूप है। ग्रैपल स्नोफ्लेक्स होता है एंड कलेक्ट सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। ये स्नोफ्लेक्स के रूप में बिल्कुल हल्का फुल्का होता है। हेल ये देखिए पत्थर के रूप में होता है बड़ा बड़ा। ये फ्रोजन रेन ड्रॉप्स ऑफ आइस होता है। ये खासकर थंडर स्टॉर्म के समय में गिरता है, बिल्कुल लगता है कि कोई पत्थर फेंक के मार रहा है। एंड स्लीट क्या होता है? लिक्विड प्रेसिपिटेशन होता है, बिल्कुल बर्फ बनने वाला तरीका मतलब शुरू ही होता है। तो ये उतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। नुकसान तो ये तीनों करते हैं।
इससे जानवर ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि जानवर इसको और इसको झेल जाएंगे, लेकिन इसको नहीं झेल पाते, क्योंकि ये बिल्कुल कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा गिरता है। जो छोटे जानवर होते हैं, शीप्स हो गए, गॉट हो गए, काऊ वगैरह, ये सबके सर पे या शरीर पर गिरता है और जानवर मर भी जाते हैं। खासकर शीप और गॉट तो बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो इस दौरान छोटे जानवर बहुत ज़्यादा मरते हैं। इससे स्लीट से और ग्रैपल से उतना ज़्यादा जानवर नहीं मरता है जितना हेल से मरते हैं। तो ये 3 रूप में आता है। हमेशा ग्रैपल, हेल और स्लीट हमेशा कन्वेक्शनल रेनफॉल के साथ जुड़ा होता है। हम लोग देखेंगे अब इस पिक्चर में कि कन्वेक्शन रेनफॉल का बेसिकली क्या मेथड है, कैसे होता है। तो ये प्लेन लैंड है, इक्वेटोरियल रीजन है, और उसके ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला रीजन है। बेसिकली इवापोरेशन होता है, और क्लाउड्स जब एक जगह इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद अचानक से एयर कूल हो जाता है, और जिसके चलते इस जगह पर, जिस जगह पर वो क्लाउड होता है, इसके पीछे और थोड़ा सा है कि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, जिसके चलते यहाँ पर अचानक से बहुत तेज़ बारिश होती है, बिजली बिजली कड़कता है उसके साथ ही साथ। तो ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें कोई तूफान उफान कुछ भी नहीं है। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ज़रा फिर से बता दूं, अगर आप में से कोई मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे वीडियो को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, हौसला मिलता है, हम लोग और ज़्यादा जान लगाते हैं वीडियो को माने और बेहतरीन बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसको हम लोग पर्वतीकृत वर्षा भी कहते हैं। ये बेसिकली किस जगह पर होता है? व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन। क्योंकि भाई बादल है, बादल को तो हवा कैरी करती है, तो ये बादल जो हवा कैरी करती है, ये कैरी करते करते जब भी कोई पहाड़ के एरिया में आ जाता है तो वो वहाँ पर अटक जाता है। The rising air expands eventually, the temperature fall and the moisture gets condensed. ये जो मॉइस्चर भरा हुआ जो क्लाउड कैरी करते रहता है, वो जब किसी पहाड़ी क्षेत्र के माउंटेनियस रीजन के आसपास जाके अटक जाता है, उस जगह पर अचानक से टेम्परेचर जब गिरता है तो तुरंत कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रेन इज दैट द विंडवर्ड स्लोप्स गेट मोर रेनफॉल। तो बता दूं विंडवर्ड और लीवर्ड क्या होता है। तो कोई भी माउंटेन के साइड में जब एयर इधर से आए या फिर यहाँ पर क्लाउड है, तो जिस साइड बारिश होगा ये साइड होगा विंडवर्ड साइड, और ये जो उल्टा तरफ होगा इसको हम लोग लीवर्ड साइड कहेंगे। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि जो भी बादल में जितने मॉइस्चर होते हैं वो सब इधर ख़त्म हो चुके होते हैं, उधर जाते जाते बारिश नाम मात्र का होता है। तो याद रखिएगा विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड क्या होता है। आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप दे ड्रॉप अवे एंड देयर टेम्परेचर इंक्रीजेज। साथ ही साथ दूसरी तरफ जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, देन देयर एबिलिटी टू टेक इन मॉइस्चर इंक्रीजेज एंड हेंस दीज लीवर्ड स्लोप्स रिमेन ड्राई एंड रेनलेस। उस तरफ जाने के बाद ये मॉइस्चर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और जिसके चलते उस तरफ बारिश बिल्कुल नहीं होता है या नाम मात्र का होता है। द रीजन सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड इज ऑल्सो नोन एज रेन शेडो एरिया। तो उसको हम लोग रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है। लास्ट टॉपिक है हमारा ये रिलीफ रेनफॉल या रिलीफ या ऑरोग्राफिक रेनफॉल, हिंदी में जिसको पर्वतीकृत वर्षा कहते हैं। ये उसका पिक्चर है, ज़रा सा इसको देख के समझेंगे कि ये माउंटेनियस रीजन दिख रहा होगा। यहाँ पर जब विंड अपने साथ जब क्लाउड्स को कैरी करके लाई, इस एरिया में टेम्परेचर गिरने के चलते बहुत जल्दी वेपर कन्वर्ट होता है, और वेपर बहुत जल्दी कंडेंस करता है, जिसके चलते इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ये विंडवर्ड साइड हो गया, और जब तक ये दूसरे पार्ट तक जाता है इधर बारिश नाम मात्र का होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर मॉइस्चर कैरी करना शुरू कर देता है। इस एरिया में तो मॉइस्चर कैरी नहीं करता है, तुरंत बारिश कर देता है, लेकिन इस एरिया तक आते आते उसका स्टॉक भी खत्म हो जाता है और बारिश नहीं कर पाता है। इसलिए इसको हम लोग विंडवर्ड साइड कहेंगे और इसको लीवर्ड साइड कहेंगे, या रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। बहुत बार ये पूछा गया कि रेन शेडो एरिया इज लोकेटेड डैश साइड ऑफ द माउंटेन।
तो उसका सीधा सीधा आंसर होगा इट इज़ लोकेटेड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन, क्योंकि विंडवर्ड साइड के ऑपोजिट में ही लीवर्ड साइड होगा, ये पिक्चर भी दिखा रहा है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। इसको बहुत बार फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं या साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं, हिंदी में इसको चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो इसमें क्या है, रीज़न है कि साइक्लोनिक एक्टिविटी कॉजेज द साइक्लोनिक रेनफॉल एंड इट अकर्स अलॉन्ग द फ्रंट्स ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब ही होता है तूफान, बवंडर। when two masses of air of unlike density, temperature and humidity met, then it is formed। सीधी सी बात है, इसका डायरेक्ट मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा रहा हूँ कि दो टाइप का जब विंड है मिलता है आपस में, जिनका डेंसिटी अलग अलग हो, टेम्परेचर अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में ह्यूमिडिटी अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में साइक्लोनिक रेनफॉल बनता है। तो द लेयर दैट सेपरेट्स देम इज नोन एज फ्रंट, माने इधर से गर्म हवा आया, इधर से ठंडा हवा आया, जहां पर वो मिला उस जगह को हम लोग फ्रंट कहते हैं। ए वार्म फ्रंट एंड द कोल्ड फ्रंट, माने एक साइड गर्म होगा एक साइड ठंडा होगा, जाहिर सी बात है। एंड द टू पार्ट्स ऑफ द फ्रंट, फ्रंट का दो पार्ट होता है, एक वार्म होगा और एक कोल्ड होगा। एट द वार्म फ्रंट द वार्म लाइटर विंड इंक्रीजेज स्लाइटली ओवर द हेवियर कोल्ड विंड, क्योंकि गर्म हवा हल्का होता है, तो कोल्ड, अगर गर्म हवा इधर से बह रहा है इधर से कोल्ड आ रहा है, तो कोल्ड वाला नीचे ही रहेगा, गर्म हवा उसके ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो हल्का है। नेक्स्ट है कि एज द वार्म एयर राइजेज इट कूल्स एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म द क्लाउड। इस कंडीशन में तुरंत जो भी मॉइस्चर होता है वो कंडेंस कर जाता है, क्लाउड बन जाता है। एंड दिस रेन फॉल ग्रेजुअली फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। और इस कंडीशन में वो दो अलग अलग डेंसिटी या टेम्परेचर वाले हवा होती है, गर्म और ठंडा हवा, वो बहुत दिन तक बारिश कराती है। और ये बारिश तूफान, बिजली, थंडर इन सब के साथ होती है। ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा। आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि इस तरीके से मॉइस्ट, वार्म मॉइस्ट एयर, ये गर्म है, ये इधर से ब्लो कर रहा है और इधर से कोल्ड वाला जोन आ गया है इस साइड से, तो इसके चलते वार्म वाला ऊपर चला गया, कोल्ड वाला नीचे रह गया, जिसके चलते तुरंत बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके चलते बारिश बहुत तेज़ी से होती है। तो ये कंडीशन है साइक्लोनिक रेनफॉल का। आई होप आप लोग को तीनों कन्वेक्शनल, रिलीफ और फ्रंटल रेनफॉल तीनों क्लियर हो गया होगा। चलिए रेनफॉल से जुड़ा हुआ है कुछ बात और भी कहेंगे कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी। बारिश का जो इंटेंसिटी है उसके आधार पर भी कुछ बारिश होते हैं, जैसे लाइट रेन, मॉडरेट रेन और हेवी रेन। तो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी, मतलब किस हिसाब से बारिश हुआ उस हिसाब से बारिश को फिर से तीन कैटेगरी में बांटा गया है। आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ कि सर लाइट रेन हुआ या मॉडरेट रेन हुआ या फिर हेवी रेनफॉल हुआ। तो इन लाइट रेन रेट ऑफ द रेन वेरीज फ्रॉम 0 to 2.5 mm, मतलब नाम मात्र का छींटा पड़ गया, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मॉडरेट रेन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ रेन वेरीज फ्रॉम 2.6 to 7.6 मिलीमीटर। लास्ट है हेवी रेनफॉल। क्या होता है? रेट ऑफ रेन इज बियॉन्ड 7.6 mm। 7.6 mm से ऊपर जितना जाएंगे वो हेवी रेनफॉल में काउंट होगा। तो ये तीन टाइप का रेनफॉल होता है। एंड एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेनफॉल है तो एसिड रेन को हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ ए प्रेजेंट ए वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। और ये भविष्य में जाके पता नहीं आने वाले जनरेशन्स को कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इससे क्या क्या नुकसान होंगे ये तो अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, और ऑलरेडी हम लोग झेल रहे हैं अभी। सिंपल सा टॉपिक है, व्हाट इज एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है? इट इज़ ए रेन विथ हाई लेवल ऑफ एसिड प्रेजेंट इन इट। भाई एक ऐसा रेनफॉल है जिसमें हाई लेवल ऑफ एसिड होता है, जिस, और ये एसिड का जो पीएच स्केल होता है ना, इसमें लो पीएच स्केल होता है। आप लोग के केमिस्ट्री में ये होगा पीएच स्केल, जब कम पीएच स्केल होता है तो वो एसिडिक हो जाता है। कम पीएच स्केल एसिडिक होता है, बीच में न्यूट्रल होता है और इस साइड बेस हो जाता है। कि पीएच स्केल बढ़ेगा तो वो बेस हो जाएगा,
पीएच स्केल घटेगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में रेन का पीएच स्केल कम हो जाता है, जिसके चलते वो एसिडिक रूप ले लेता है। इट इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एयर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सर बेसिकली एसिड रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ डैश एंड डैश, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एयर। और ये सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे ह्यूमन प्रोसेस से आते हैं, ज़्यादातर नेचुरल प्रोसेस से बहुत कम आते हैं। ह्यूमन प्रोसेस से कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये जो पोल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल से उसको जलाते हैं, लकड़ी कोयला, तो उन सब से ये हार्मफुल गैस रिलीज होता है। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं, अपने आसपास के चारों तरफ प्लास्टिक से लेकर बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं। अपना कचरा साफ करने के लिए हम लोग उसमें आग लगा देते हैं। तो उस आग लगाने के चक्कर में कितना खतरनाक खतरनाक गैस रिलीज होता है, जो आगे चल के बहुत डेंजर होता है। दीज केमिकल्स ऑफन कम फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस। दिख गया होगा, क्योंकि दोनों ही जगह पर फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं। एंड इट कैन बी हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और एसिड रेन है, इसका इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बारिश कितने तरह के होते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक। इसको फिर से एक बार देख लीजिए तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।